आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके राजनीतिक चिंतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका महत्व इसी बात से हो जाता है कि प्लेटो ने अपने जो ग्रंथ था रिपब्लिक, उसका वैकल्पिक नाम ही न्याय से संबंधित रखा था। और जिस आदर्श राज्य की रूपरेखा प्लेटो तैयार करना चाहता था, उसका प्रमुख आधार ही क्या था? न्याय। रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति एवं उसके अधिवास की खोज करना ही रहा है। वस्तुतः न्याय सिद्धांत में ही प्लेटो को एक ऐसी रामबाण औषधि दिखी जो तत्कालीन नगर राज्यों के जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन की बीमारी थी, जो रुग्णता थी, है ना, जो उदासीनता थी, उसका एकमात्र उपचार हो सकती थी। वह एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अन्वेषण करना चाहता था जो एक आदर्श समाज की रचना कर सके और एक ऐसे आदर्श राज्य का निर्माण कर सके जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समूह को अपनी प्राकृतिक क्षमता तथा उपार्जित योग्यता के आधार पर अधिक से अधिक विकास करने का समुचित अवसर प्राप्त हो और साथ ही वह अपने साथियों को भी विकास के अवसर दे, उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाए। हम देखते हैं प्लेटो की न्याय की जो अवधारणा है उसका अभिप्राय क्या था। देखिए, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसका अर्थ समझने पहले हम देखते हैं कि आधुनिक युग में जो न्याय का शब्द है ना, उसका अर्थ क्या है। प्लेटो के दर्शन का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानों ने यूनानी भाषा के न्याय शब्द या अंग्रेजी भाषा के न्याय शब्द में अंतर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जैसा फॉस्टर कहते हैं कि न्याय शब्द का ग्रीक शब्द डिक्योसीन है ना, डाइक्योसीन या डिक्योसीन का यह अनुवाद है और इस शब्द का क्षेत्र अंग्रेजी के न्याय शब्द से बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। हम न्याय तथा अन्याय शब्द को मुख्यतः न्याय संबंधी या प्रबंध संबंधी कार्यों के संपादन में दृष्टिगोचर होने वाले गुण के रूप में मानते हैं, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय शब्द का लगभग वह अर्थ है जो हम नैतिकता शब्द से लेते हैं, मॉरलिटी, है ना, उससे लिया इन्होंने। देखिए, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्यों और धर्मों का निर्धारण करते हैं और यथावत उनका जो पालन करना है वही न्याय है। तो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित जो न्याय के शब्द हैं, है ना, वो आधुनिक न्याय के शब्द से थोड़ा सा उनमें अंतर है। उसके न्याय शब्द के अंतर्गत सामान्यतः मानव के नैतिक जीवन तथा उससे समस्त जो कर्तव्य हैं उनका समावेश है, जबकि आधुनिक युग के न्याय शब्द का संबंध किससे है? केवल मात्र कानून से है। न्याय संबंधी उस समय बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित थे, तो न्याय संबंधी जो अपनी धारणा है उसको प्रतिपादित करने से पहले प्लेटो उस समय जो प्रचलित न्याय की सिद्धांत है जिनको त्रुटिपूर्ण कहता था, उनका खंडन करता है। प्लेटो के समय में न्याय संबंधित जो धारणाएं थी वो 3 प्रकार की धारणाएं थी, है ना। उन्हें क्रमशः कहते हैं परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत। हम देखते हैं पहले न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, जिसको सेफेलस का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि सेफेलस कहते थे कि न्याय सत्य बोलने एवं अपने कर्ज चुकाने में ही निहित है, और उनके जो पुत्र हैं पॉलीमार्कस, वो कहते थे कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। अब न्याय के संदर्भ में उचित शब्द का प्रयोग करके परंपरावादी जो विचारक हैं वो न्याय को एक कला या क्षमता ही मान बैठे। न्याय तो एक कला है ना, कैपेसिटी है, और उनके अनुसार न्याय एक ऐसी कला है जो भलाई तथा बुराई करने की 2 परस्पर विरोधी क्षमताएं रखती हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि मित्रों की भलाई कर सकते हैं, वहाँ शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने का सामर्थ्य भी उसमें है ना। प्लेटो ने इस परंपरावादी जो विचारधारा था उसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि न्याय एक कला नहीं है। कला परस्पर 2 विरोधी कार्य अच्छा और बुरा कर सकती है, पर न्याय तो सिर्फ अच्छाई और भलाई की दिशा में ही प्रवाहित होता है, बुराई की दिशा में कभी न्याय प्रवाहित नहीं होता। जैसा कि उदाहरण देते हैं कि चिकित्सक अपनी कला से रोगी को स्वस्थ तथा स्वस्थ को रोगी बना सकता है, और ये किस पर निर्भर है? उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो इसका प्रयोग भलाई के लिए करता है या बुराई के लिए करता है ना। तो क्या न्याय भी ऐसी कला है? यदि हम उसका प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने लगेंगे तो क्या इसे न्याय कह सकते हैं हम, है ना। तो स्वेच्छाचार जो है न्याय का पर्याय कभी भी नहीं बन सकता। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा एवं मन का एक गुण है, वह अंतरतम की वस्तु है, एक उपार्जित बाहरी कार्यविधि नहीं है जिसे इच्छानुसार 2 विपरीत दिशाओं के अंदर प्रयोग किया जा सके, अच्छाई में भी और बुराई में भी। न्याय हमेशा अच्छाई की ओर ही जाता है
है ना। न्यायी व्यक्ति केवल एक ही मार्ग पर चल सकता है, वह मार्ग कौन सा है? सेवा, त्याग तथा कल्याण का मार्ग, है ना, दूसरों को दुख देने का मार्ग नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मित्रों की भलाई तथा शत्रुओं की बुराई न्याय है? किंतु यह कहना कठिन है कि हम किसको तो मित्र माने और किसको शत्रु माने, क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे मित्र हमारे जो हैं बहुत बड़े शत्रु साबित होते हैं, एवं जिन्हें हमने अब तक शत्रु माना होता है वो कभी कभी हमारे शुभचिंतक ही निकलते हैं। अतः शत्रु तथा मित्र के आधार पर न्याय का व्यवहार करना बिल्कुल सही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि यदि मित्रों की भलाई करना न्याय मान लिया जाए, है ना, और शत्रुओं की जो बुराई है उसको करना क्या उसका उद्देश्य हो सकता है कि हम शत्रुओं की बुराई करें, ये न्याय है? न्याय का ध्येय जैसे को तैसा नहीं होता, है ना, टिट फॉर टैट नहीं होता। जिस व्यक्ति के साथ बुराई की जाती है उसका पतन हो जाता है और उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रहती और भी खराब हो जाती है ना। तो किसी भी व्यक्ति का बद से बदतर बनाना कभी भी न्याय का उद्देश्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर परंपरावादियों ने एक और त्रुटि की थी, उन्होंने न्याय को केवल दो व्यक्तियों का संबंध मात्र माना, है ना, और अति व्यक्तिवाद पर वो संबंध को आधारित किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि न्याय केवल व्यक्तिगत जीवन की अपितु सामूहिक जीवन की भी वस्तु है ना। वह श्रेष्ठ सामाजिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता, एक अच्छे जीवन की आवश्यकता है। कौन? न्याय। दूसरा सिद्धांत था न्याय की उग्रवादी जो उन्होंने विचारधारा दी है, थ्रेसिमेकस का सिद्धांत। थ्रेसिमेकस क्या कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को स्वीकार करते हैं वो। तो उसके विचार में शक्तिशाली के हित में कार्य करना ही न्याय है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के कार्यों का मानदंड किस पर निर्भर करता है? शासक की इच्छा पर निर्भर करता है, और व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसका शासक करना चाहता है ना। और थ्रेसिमेकस ऐसे भी कहते हैं कि अन्याय जो है वह न्याय से अच्छा होता है, और इसके लिए वो बड़ा उदाहरण देते हैं कि जब कभी न्यायी और अन्यायी दोनों किसी व्यापार में साझा करेंगे, है ना, तब साझे की समाप्ति पर हम क्या देखेंगे कि जो न्यायी मनुष्य है वो अन्यायी मनुष्य से क्या करते हैं? ज़्यादा धन ले लेते हैं, ठीक है ना। और राज्य में इनका जो संबंध है उसको भी आप लीजिए, जहाँ कर देने का सवाल होता है न्यायी व्यक्ति कर देता है, ज़्यादा कर दे रहा है, और अन्यायी व्यक्ति कम कर दे रहा है ना। जब राज्य की ओर से धन का वितरण होता है तो अन्यायी व्यक्ति दौड़ दौड़ के ज़्यादा धन ले लेता है और न्यायी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। तो सरकारी पदों पर आरूढ़ होने वाले अन्यायी व्यक्ति बहुत लाभ उठाते हैं, और न्यायी न केवल स्वयं लाभ नहीं उठाता बल्कि वो क्या करता है? अपने जो मित्र परिचितों को नाराज कर देता है ना, क्योंकि वह उनकी सेवा अन्यायपूर्ण नहीं करना चाहता। कोई आप उससे काम कराना चाहोगे न्यायी व्यक्ति से, तो अगर कोई गलत तरीके से कार्य करना है तो न्यायी व्यक्ति कभी नहीं करेगा, तो उससे मित्र और उसके परिवार वाले भी नाराज हो जाते हैं, देख फलाने ने तो ऐसा काम किया है और तूने नहीं किया। तो प्लेटो ने थ्रेसिमेकस का जो उग्रवादी सिद्धांत है उसका खंडन किया कि शासन अपने हित में कार्य करता है जो जन समुदाय के हित से भिन्न होता है, परंतु प्लेटो इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता। वह शासन को एक कला तथा शासक को कलाकार मानता है। कला तथा कलाकार एक स्वाभाविक उद्देश्य तथा लक्ष्य होता है। अपनी कला सामग्रियों की त्रुटियों को दूर करें और उसे दोष रहित करें। जैसे चिकित्सा करना एक कला है, और चिकित्सक या डॉक्टर कौन होता है? एक कलाकार होता है। एक कला की विषय वस्तु क्या है? रोगी। अतएव डॉक्टर रूपी कलाकार का उद्देश्य क्या है? कि रोगी के रोग को दूर करें। इसी प्रकार शिक्षण भी एक कला है ना। सच्चा शिक्षक कौन है? जो अपने विद्यार्थियों के मन में जो दोष हैं उनको दूर करके उनको विद्वान और बुद्धिमान बनाए है। इसमें शिक्षक का अपना कोई हित नहीं साधना चाहिए उसको। इसी प्रकार आदर्श शासक कौन है? जो अपने नहीं बल्कि अपनी जनता के हितों का ध्यान रखे और उनके जो दोष हैं, उनके जो दुख हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करे। दूसरी मान्यता जो थ्रेसिमेकस की है वो क्या है? अन्याय न्याय से श्रेष्ठतर होता है, क्योंकि अन्याय व्यक्ति न्याय की तुलना में क्या होता है? अधिक बलवान होता है, अधिक प्रसन्न होता है। तो प्लेटो ने इसका भी खंडन किया। प्लेटो ने क्या कहा कि न्यायी व्यक्ति अन्यायी की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली एवं सुखी होता है। न्यायी व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है क्योंकि उसे अपनी सीमाओं का आभास है, अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास अपने सिद्धांतों की शक्ति है, और वह अधिक सुखी है क्योंकि वह एक अच्छे जीवन के गुणों को विभूषित करता है ना। तो प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वस्तु का अपना निश्चित कार्य और गुण होता है जिसे दूसरी वस्तु नहीं कर सकती। जैसे आँख का काम क्या है? देखना। कान का धर्म क्या है? सुनना। इसी प्रकार आत्मा का भी एक निश्चित धर्म है, क्या? उत्तम जीवन बिताना। तो कोई वस्तु अपना कार्य उस समय नहीं कर सकती जब आप अपने स्वाभाविक धर्म से रहित हो जाए, है ना। जैसे आग का कार्य जलना है, यदि वह अपने धर्म का जो दाह है ना, अगर वो अग्नि जो गर्मी है उससे ही रहित हो जाए तो वह पदार्थ को जला सकती है क्या? नहीं जला सकती। इसी प्रकार आत्मा अपना कार्य उसी दशा में भली भांति कर सकती है जबकि वह उत्तम जीवन के गुण अर्थात न्याय से युक्त हो। तो प्लेटो के अनुसार जो थ्रेसिमेकस का सिद्धांत था, है ना, वो व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित है
न्याय कभी भी व्यक्ति के जीवन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, वो सामूहिक होता है न्याय। तो तीसरी जो विचारधारा उस समय चलती थी वो कौन सा सिद्धांत था? ग्लूकोन का सिद्धांत था, है ना, जिसको यथार्थवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उसकी क्या मान्यता थी कि न्याय एक रूढ़जन्य वस्तु है ना, वह एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर विचार करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से दूसरों पर अन्याय कर रहा है ना, और दूसरे भी उस पर अन्याय कर रहे हैं। जब यह स्थिति सहन नहीं होती तो व्यक्ति अपने को इससे दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, जिससे क्या करता है, निर्बल लोग एक समझौता करते हैं और वो इस आशय से करते हैं कि एक दूसरे के किसी प्रकार का वह अन्याय नहीं करेंगे। फिर समझौते के पालन हेतु वे कानून बनाते हैं जिसकी रूढ़ियाँ उनके कार्यों की मापदंड तथा न्याय की संहिता बन जाती हैं। फिर इस समझौते तथा उसकी रूढ़ियों के प्रभाव से क्या होता है, व्यक्ति अपनी जो नेचुरल प्रवृत्ति उसको त्याग कर कानून की ताकत के डर से अपनी मूल प्रवृत्ति जो होती है उसकी विकृति को भी स्वीकार कर लेते हैं। इस ग्लूकोन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। यह सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक कष्ट वाली स्थिति है ना। बिना दंड पाए अन्याय किया जाना व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि भाई, और बिना प्रतिकार किए अन्याय का शिकार होते रहना भी सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति है। तो इन दोनों स्थितियों के बीच की जो स्थिति है वो क्या होती है, न्याय। और वह स्थिति क्या है कि व्यक्ति न स्वयं अन्याय कर सकता है और न ही उस पर कोई दूसरे लोग अन्याय कर सकते हैं। इस प्रकार न्याय को ग्लूकोन ने क्या कहा, कमजोरों की आवश्यकता की संज्ञा दी है। लेकिन प्लेटो ने ग्लूकोन की धारणा का भी खंडन किया और प्लेटो के अनुसार न्याय एक ऐसी बाहरी और कृत्रिम वस्तु नहीं है ना, कि उसकी जो उत्पत्ति है वो समझौते से हो। न्याय तो क्या है, मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति है, उसकी आत्मा की एक नैसर्गिक वस्तु है। वह मनुष्य नहीं, राज्य के भी आत्मा के अंदर निवास करती है। फिर हम देखते हैं कि प्लेटो का, इस आधार पर प्लेटो ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि सिफलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस तथा ग्लूकोन जो न्याय से संबंधित जिन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन करते हैं उन तीनों में एक समान विशेषता है। क्या विशेषता है कि वे न्याय को बाहरी वस्तु मानते हैं और इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है। इसी आधार से इन तीनों दृष्टिकोणों को वो अस्वीकार करता है ना। वह कहता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, ठीक है ना। तो प्लेटो का इन तीनों के जो न्याय सिद्धांत है उनका खंडन करके और उन्होंने बताया, प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, देखिए, व्यक्तिगत रूप और सामाजिक रूप, ठीक है ना। वह मानवीय आत्मा के 3 तत्व मानता है। कौन कौन से तत्व मानता है वह मानवीय आत्मा के? व्यक्तिगत आधारित न्याय है, उस पर बताता है बुद्धि या विवेक से परिपूर्ण साहस और शौर्य और क्षुधा व भौतिकता की ओर ध्यान देता है। सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय में क्या है, राजा और शासक के काम, पुलिस और सेना के काम और उत्पादक वर्ग के काम। तो जो 3 प्रवृत्तियां ये बताता है, वासना, साहस और बुद्धि, है ना, ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। क्या कह सकते हैं हम कि इंद्रिय तृष्णा, शौर्य तथा विवेक या बुद्धि का जब उचित समन्वय होता है और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में होता है ना, तभी न्याय है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है, धर्मांधता की ओर चला जाता है, कामांधता की ओर चला जाता है ना, उसका विकास नहीं हो पाता। तो ये तीनों तत्व, तृष्णा, साहस और बुद्धि, प्लेटो के दर्शन के प्रमुख आधार हैं और इसी के आधार पर उसने राज्य को उत्पन्न करने वाले 3 तत्वों तथा राज्य का निर्माण करने वाले 3 वर्गों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं, है ना। व्यक्ति की भांति राज्य में जो 3 गुण हैं, वासना, साहस और बुद्धि, हमने इन तीनों गुणों को कहा ना, तो इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में उत्पन्न करने पे 3 सहायक तत्व होते हैं। देखिए कौन से तत्व, आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व। आर्थिक तत्व का क्या अभिप्राय है कि मनुष्य की जो भूख है उससे संबंध रखने वाले, जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, है ना, अनेक व्यक्तियों के सहयोग से तभी पूर्ण हो सकती है जब इन्हें पूरा करने के लिए समाज में अन्न उत्पन्न करने वाले किसान, मकान बनाने वाले कारीगर, कपड़ा बनाने वाले जुलाहे, जूता बनाने वाले मोची, है ना, इनकी श्रेणियाँ बना दी जाए, सब अपना अपना काम करें।
आर्थिक तत्व के अतिरिक्त राज्य का निर्माण करने वाला एक दूसरा तत्व भी है। वो तत्व क्या कहलाता है? सैनिक तत्व, है ना। यह आत्मा के गुणों में जो उत्साह या शौर्य के साथ साम्य रखता है। आत्मा का जो तत्व है ना, साहस, उससे सैनिक वर्ग की उत्पत्ति होती है। तो केवल आर्थिक आवश्यकता पूरा करने वाला राज्य तो ग्लूकोन के शब्दों में अपना पेट भरने वाला राज्य है ना। लेकिन मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट नहीं होता। वह केवल रोटी से ही नहीं जीता है, उसे अपने को सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाने की कुछ और भी इच्छाएं होती हैं, है ना। जैसे इनमें चित्र, मूर्ति, संगीत आदि कलाओं का भी जन्म होता है और इन्हें पूरा करने के लिए अधिक जनसंख्या और प्रदेश होने चाहिए। यह प्रदेश युद्ध द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। अपना कैसे विस्तार करें? युद्ध करके तो कर सकता है एक राज्य अपना विस्तार। अतः राज्य का एक कार्य पर्याप्त प्रदेश को उपलब्ध करना तथा उसे अपने अधिकार में बनाए रखना होता है। अतः राज्य में उत्साह या शौर्य का तत्व उत्पन्न होता है। तो राज्य की रक्षा के लिए सूरवीर सैनिकों की, है ना, की आवश्यकता होती है, जिसको आज हम पुलिस भी कहते हैं। विशेषीकरण के इस नियम के अनुसार इसे करने वाले योद्धाओं का एक विशेष वर्ग होना चाहिए और इनसे राज्य अपनी रक्षा और प्रदेश का विस्तार करता है। तो राज्य की सत्ता पर निर्भर है ये सब, है ना। तो राज्य के निर्माण का तीसरा तत्व कौन सा आ गया? दार्शनिक तत्व। दूसरा हमने देख लिया सैनिक। इसका संबंध आत्मा के किससे होता है? विवेक या बुद्धित्व से। शासक का विवेक विशेष रूप से इस बात में निहित है कि वह बुद्धिमान हो, शासितों से प्रेम करे, है ना, प्रजा से प्रेम करे, उनका कल्याण, अपना अहित, उनका अहित, इसको समझे, है ना। वह अपने विवेक और प्रजा प्रेम की भावना से राज्य की एकता को बनाए रखे। तो विवेक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अतः विवेक संपन्न दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि राज्य निर्माण के जो तीनों तत्व हैं उसके आधार पर उसने क्या किया कि वर्ग बना दिए, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। तो प्लेटो के अनुसार जब राज्य में शासक निस्वार्थ भाव से शासितों की रक्षा करते हुए शासन का कार्य करते हैं, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा की कार्य करते हैं, और जो उत्पादक वर्ग है वह सब कष्टों को सहन करके अपने उपयोग से अधिक उपयोग की सामग्री को पैदा करते हैं, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है ना। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से आगे कोई भी वस्तु नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन शासक वर्ग के द्वारा, सैनिक वर्ग के द्वारा और उत्पादक वर्ग के द्वारा, तो और अपने अपने कार्य क्षेत्र में ये विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं और अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करते हैं, और निर्वाह करने की जो मनोकामना है उसी का नाम क्या है? न्याय है ना। प्लेटो न्याय संबंधी परिभाषा में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो, गिवन टू एवरीवन हिज ड्यू। व्यक्ति का जो प्राप्य है वही क्या है? न्याय। तो व्यक्ति के लिए प्राप्य क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता और शिक्षा दीक्षा के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए। कैसी उसकी योग्यता है, उसकी जो शिक्षा है उसके अनुसार ही व्यवहार हो। और व्यक्ति से क्या प्राप्ति है ना, इसका अभिप्राय है व्यक्ति के लिए क्या प्राप्ति है, वो तो ये हो गया कि व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता और शिक्षा दीक्षा के अनुसार कार्य हो। और व्यक्ति से क्या प्राप्ति है ना, कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको जो काम सौंपे जाएं उन कामों को वो ईमानदारी के साथ करे, है ना। तो गिवन टू एवरीवन हिज ड्यू इज जस्टिस। किसके लिए? प्लेटो के लिए। ये जो वर्णन हमने देखा प्लेटो का, उसके आधार पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की हम कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि जैसे उन्होंने क्या कहा कि तीनों गुणों का समावेश, है ना। तो प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य तथा व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है, और इसके जो तीनों नैसर्गिक गुण हैं, कौन से? क्षुधा, साहस और बुद्धि। राज्य में जो तीन गुण हैं, कौन से? उत्पादक वर्ग, साहस, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इन तीनों गुणों में जो सुव्यवस्थित संतुलन है और जो जीवन संचालन है वही क्या कहलाता है? न्याय। तो हम कह सकते हैं कि तीनों गुणों का और तीनों वर्गों का जो समन्वय है, जो संतुलन है, वह क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। दूसरा हम कहते हैं कि ये एक नैतिक सिद्धांत है कि प्लेटो की न्याय संबंधी जो धारणा है वो वैधानिक नहीं है, नैतिक और सर्वव्यापी है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं बल्कि उसके सारे कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। फिर ये कहा गया कि न्याय जो है वो आंतरिक तत्व है और संतुलित धारणा है। तो जो प्लेटो है उसके अनुसार क्या है कि न्याय कृत्रिम या बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि आत्मा का एक अंग है, एक गुण है, एक अंदर की भावना है, जिसके आधार पर आत्मसंयम एवं आत्मत्याग होता है। ये एक पवित्र भावना है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने दिया है कार्य विशिष्टता का विशेषीकरण का सिद्धांत
कि भाई प्रत्येक राज्य, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का एक्सीलेंस की प्राप्ति है ना। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? राज्य को अपनी श्रेष्ठ देना, है ना, अपना एक्सीलेंस देना। वह तभी प्राप्त की जा सकती है जब व्यक्ति तथा समष्टि के रूप में सब लोग अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के आधार पर निश्चित कार्य करें और उस कार्य को करने से अधिक कार्यकुशलता प्राप्ति की जाए। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जहाँ एक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्जित की जा सकेगी और दूसरी ओर राज्य से अकुशलता, अयोग्यता और बुराई दूर हो जाएंगी। इससे राज्य को बचाया जा सकेगा। फिर वो उनकी एक विशेषता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत, कि न्याय का सिद्धांत मुख्यतः क्या है? नॉन इंटरफेरेंस का सिद्धांत है। न्याय इसी में है कि राज्य के विभिन्न अंग अपने कार्य संपन्न करें तथा दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। ठीक है ना, खुद को अपने कार्य करने हैं, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। जैसा रूच कहते हैं कि अपने स्वयं का कार्य करना एवं अपने अनेक कार्यों में हस्तक्षेप न करना, किसी के भी कार्यों में हस्तक्षेप न करना। राज्य का निर्माण करने वाले 3 अंगों का अपना विशिष्ट कार्य क्षेत्र है। उनके लिए उचित है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों की मर्यादाओं में रहते हुए कार्य करें और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करें। इसी तरह से प्लेटो जो हैं वो अति व्यक्तिवाद के विरोधी हैं। वे नहीं मानते हैं कि समष्टि से भिन्न एवं प्रतिकूल व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व हित होता है, सामूहिक हित होता है व्यक्ति का। उसके विचार से व्यक्ति तथा राज्य दोनों का लक्ष्य क्या है? एक श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना है और राज्य के अंग के रूप में अपनी प्राकृतिक क्षमता तथा प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित क्षेत्र में अधिक से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करके ही व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने जीवन का समुचित विकास कर सकता है ना। तो न्याय के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ग्रीक युवकों के हृदय में व्यक्तिवाद के जो तुच्छ विचार थे उनको निकालना चाहता था, क्योंकि सोफिस्ट विचारकों ने यूनानी युवकों के हृदय में घोर व्यक्तिवादी का जो विश्व वमन किया था वह उन्हें तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के पीछे दौड़ने को बाध्य कर रहा था और प्लेटो उनको निकालना चाहता था, है ना। उनको वह एक मंगलमारी मार्ग दिखाना चाहता था। वह मानता था कि व्यक्ति को उसके लिए समुचित स्थान पर अवस्थित करने का अधिकार किसका है? राज्य का है। व्यक्ति को उसको सही मार्ग दिखाना चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य है ना, और यही न्याय है। फिर वो कहते हैं कि ये एक साव्यविकता का सिद्धांत है, कि प्लेटो के न्याय का सिद्धांत व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही हैं, अधिकार नहीं। कर्तव्यों की बात करता है केवल वो। राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। तो प्लेटो ने यहाँ भी लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। नागरिकों की जो कर्तव्य भावना है वही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से पृथक व्यक्ति की कोई भी अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं या आकांक्षाएं नहीं हैं। तो न्याय वह सिद्धांत है जो राज्य में क्या करता है? समरसता तथा एकता स्थापित करने का कार्य करता है ना। फिर उन्होंने कहा इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार भी है, कि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपनी प्राकृतिक क्षमताएं और उसके अनुसार प्रशिक्षण पर आधारित अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में रहकर जो व्यक्ति काम करता है उसको कभी भी कोई शिकायत नहीं होती, है ना। अपने कार्य में वो अधिक से अधिक रुचि लेगा, है ना। अपने समाज के लिए वो अधिक श्रेष्ठ कार्य करेगा। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो विशेषीकरण का सिद्धांत है वो बहुत ही सही सिद्धांत है। इसी के साथ उन्होंने एक दार्शनिक शासक का सिद्धांत भी दिया है कि न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए? विवेकशील, निस्वार्थ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। और इन्हीं गुणों से युक्त जो व्यक्ति है ना, वो प्लेटो के द्वारा शासक का उसको नाम दिया गया है कि एक दार्शनिक राजा ही एक आदर्श राज्य को स्थापित कर सकता है। तो हमने देखा प्लेटो के न्याय सिद्धांत को किस प्रकार उसने प्रतिपादित किया, है ना, और उसके न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं।